हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा +2 पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर है पॉपुलर मूवमेंट, इसका पार्ट 4। इस पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे जो ताड़ी विरोधी आंदोलन है। ये ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये कहाँ से शुरू हुआ, किसने स्टार्ट किया और इसका जो महत्व है वो क्या है। और उसके बाद है हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो देखो, पीछे वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं चिपको मूवमेंट के बारे में, दलित पैंथर्स के बारे में, भारतीय किसान यूनियन के बारे में और महिला आंदोलन के बारे में। आज हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है ताड़ी विरोधी आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन। देखो, ये ताड़ी विरोधी जो आंदोलन है ये एक सेल्फ इंस्पायर्ड मूवमेंट था और महिलाओं के द्वारा चलाया गया ये आंदोलन था। यानी कि इसको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया, न किसी सामाजिक संगठन ने इसको सपोर्ट किया, बल्कि ये महिलाओं के द्वारा चलाया गया एक सेल्फ इंस्पायर्ड मूवमेंट था, एक स्व प्रेरित आंदोलन था। तो ताड़ी से क्या अभिप्राय है? ताड़ी मतलब जो कच्ची शराब होती है उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है। ताड़ी मतलब कच्चे शराब को कहा जाता है। ये जो ताड़ी विरोधी जो आंदोलन है इसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई और कैसे हुई? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत जो है वो आंध्र प्रदेश का एक जिला है नेल्लोर, और नेल्लोर जिले का एक गांव है डबरगंटा। यानी कि आंध्र प्रदेश का जो नेल्लोर जिला है, नेल्लोर जिले के गांव एक डबरगंटा गांव से जो है इस ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत हुई है। मैंने आपको बता दिया ताड़ी से क्या अभिप्राय, यानी कच्ची शराब को ताड़ी कहा जाता है। और ये आंदोलन एक सेल्फ इंस्पायर्ड मूवमेंट था, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और सामाजिक संगठन ने इसको सपोर्ट नहीं किया। और ये जो है वो महिलाओं के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था। इस आंदोलन के पीछे मुख्य कारण क्या था? देखो, मुख्य कारण क्या था इस आंदोलन के पीछे। यहां देखो, इस क्षेत्र में लोग शराब के काफी आदी हो चुके थे और जब इतनी ज्यादा मात्रा में, मतलब संख्या में जब लोग इसके आदी हो गए तो इसका जो असर है वो जो घरेलू हिंसा है उसके रूप में इसका प्रतिरूप हुआ। घरेलू हिंसा, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, या जैसे उससे घर की जो आर्थिक स्थिति उसके ऊपर भी इसका कुप्रभाव पड़ा, क्योंकि ज्यादा शराब के आदी होने से लोग अपने खेतों में कार्य नहीं कर पाते थे और वो सारा का सारा बोझ जो है वो महिलाओं के ऊपर आ पड़ा। क्योंकि ज्यादा शराब पीने से व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है, तो उसका खेतों पर काम करने से उसका जो है वो प्रभाव कम हुआ और उस कारण से क्या हुआ, उस घर की जो आर्थिक स्थिति है उसके ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ा, बुरा असर पड़ा। मारपीट, घरेलू हिंसा, कलह, या जैसे वहाँ के जो स्थानीय जो लोग थे वो एक प्रकार से उधार के रूप में जो ठेकेदार वगैरह, या जो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो अपराधी टाइप किस्म के जो लोग थे वो धीरे धीरे उनको उधार में दे करके और उनको आदी बना रहे थे। और वो उनकी जो फसल जो थी, उन फसल का जो पैसा उनको मिलता था वो आधे से ज़्यादा जो है वो उस शराब की उधार चुकाने में खर्च हो जाता था। इससे क्या हुआ, बच्चों की जो पढ़ाई है वो भी डिस्टर्ब हुई, घरेलू हिंसा बढ़ने लगी और उसकी वजह से
वहाँ की जो स्थानीय जो महिलाएं थी, वो महिलाएं उस समस्या को फेस कर रही थी। यानी कि घरेलू हिंसा है, घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होना, बच्चों पर उसका गलत असर पड़ना, यानी कि उन सभी महिलाओं ने महसूस किया कि भी इसके पीछे मुख्य वजह क्या है, मुख्य कारण क्या है। तो वो था उस शराब की अवैध बिक्री, उस शराब की जो अवैध बिक्री थी, और जिसके कारण उनका घरेलू जो आमदनी थी वो पूरी की पूरी जो है वो शराब का कर्ज चुकाने में चली जाती थी। तो यहां पर क्या होता है, देखो, एक भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था, और वो आंदोलन था प्रौढ़ शिक्षा। यानी कि वो भारत सरकार द्वारा चलाया गया आंदोलन जो था वो प्रौढ़ शिक्षा। इस प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाएं जो हैं वो एक स्थान के ऊपर इकट्ठी होती थी, उस प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में वो भाग लेती थी। उस प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में जब वो भाग लेती थी, एक स्थान के ऊपर बैठती थी, तो ये महिलाओं का स्वभाव है कि जब वो एक स्थान के ऊपर इकट्ठी होती हैं तो वो अपनी घरेलू जो चर्चा होती है या जो समस्याएं होती हैं उसके बारे में वो अच्छी प्रकार से विचार विमर्श करती हैं। तो उन महिलाओं ने, सभी महिलाओं की एक कॉमन प्रॉब्लम थी, एक सामान्य समस्या जो थी वो थी कि उनके पतियों द्वारा जो शराब का अधिक मात्रा में सेवन किया जाना, और उस शराब के अधिक मात्रा में जो उनका सेवन होता था, उस वजह से सामाजिक, आर्थिक और जो अन्य और जो समस्याएं थी वो उस ज़्यादा मात्रा में उस शराब का सेवन करने से उनके सामने वो समस्याएं वो फेस कर रही थी। तो उन सभी महिलाओं की जो समस्याएं जो थी वो कॉमन समस्या थी, एक ही समस्या थी। तो उन्होंने एक महसूस किया कि भी क्यों ना हम इस शराब बिक्री के खिलाफ एक आंदोलन चलाएं, यानी कि अपने गांव में वो शराब के जो ठेके हैं उनको बंद करवाने के लिए एक आंदोलन चलाएं। तो देखो, दबरगंटा गांव से ये घटना शुरू होती है और आसपास के 5000 गांव में ये आंदोलन या महिलाओं के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया है, ये आसपास के 5000 गांव में फैल गया। अब सरकार जो है वो उस शराब के जो ठेके वगैरह हैं उनका जो लाइसेंस दे रखा था, या शराब जो बिकी जा रही थी, बिक्री थी, उससे सरकार जो है उसको पाबंदी लगाने पर, उस पर नियंत्रण लाने के ऊपर वो महसूस कर रही थी कि भी इससे हमारी आय का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है, या जो हमें राजस्व प्राप्त होता है, जो टैक्स प्राप्त होता है, वो हमें नहीं मिल पाएगा। तो जो पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो भी ऐसे उस शराब की बिक्री को बंद करने के लिए आनाकानी थी एक प्रकार से। दूसरा कारण क्या था, जो शराब के जो ठेकेदार थे, और साथ के साथ जो राजनीतिक हैं, और उसमें जो अपराधी टाइप के जो लोग हैं, उन सभी का एक गठजोड़ होता है, यानी इसी को बोलते हैं राजनीति का अपराधीकरण। जो अपराध टाइप के जो लोग हैं, राजनीतिक, ठेकेदार और अपराध टाइप के जो लोग होते हैं, उनकी आपस में एक मिली भगत होती है, आपस में एक साठगांठ होती है, और उसी मिली भगत और साठगांठ के कारण जो अवैध व्यापार होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मुनाफा कमाते हैं। इसलिए सरकार भी इसमें आनाकानी कर रही थी, और इनकी जो मिली भगत थी इसकी वजह से। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, इस दबरगंटा गांव में एक अनोखी घटना घटती है, और वो अनोखी घटना ये घटती है कि महिलाएं इकट्ठी होकर के जो गांव में शराब को वितरित करने के लिए जो ठेकेदार की जो गाड़ी आती थी, उस गाड़ी को महिलाओं ने इकट्ठी होकर के और उसको गांव में नहीं घुसने दिया, उसको वापस लौटा दिया। लेकिन जो शराब का जो ठेकेदार है वो अपने कुछ गुंडे मवाली टाइप के लोगों का सहारा लेकर के फिर उस शराब की गाड़ी को भेजता है। लेकिन फिर भी उन महिलाओं ने वो डरी नहीं, हालांकि उनके साथ झड़प भी हुई, लेकिन फिर उनको बैरंग लौटा दिया गया। यहाँ तक कि वो ठेकेदार जो है वो शराब के जो शराब माफिया जो एक प्रकार से वहाँ काम कर रहा था, शराब का जो माफिया, वो पुलिस फोर्स का भी सहारा लेता है, लेकिन उन महिलाओं के आगे
उस पुलिस वालों की भी नहीं चली और उनको वापस जो है बैरक लौटना पड़ा। यहाँ हम देखते हैं कि जो एक सेल्फ इंस्पायर्ड जो मूवमेंट था, महिलाओं के द्वारा चलाया गया जो आंदोलन था, इस आंदोलन से उन महिलाओं को काफी सफलता मिली। इसके साथ साथ जो हम ये देखते हैं कि इसका महत्व क्या है, तो इसका महत्व क्या है, देखो इससे वैसे देखा जाए तो ये शराब के खिलाफ चलाया गया एक बहुत बड़ा अभियान था, एक आंदोलन था, लेकिन इसके साथ साथ महिलाओं की और समस्याएं भी जुड़ने लगी और वो उनके खिलाफ भी आवाज उठाने लगी। जैसे घरेलू हिंसा है, दहेज का है, छेड़खानी का है, बलात्कार की घटनाएं जो घटती हैं या सार्वजनिक स्थलों के ऊपर हो रही उनके साथ जो छेड़खानी है, वो इशू, वो मुद्दे भी इस आंदोलन से जुड़ने लग गए। दूसरा कारण क्या हुआ? दूसरा कारण ये हुआ कि इससे महिलाओं के अंदर एक प्रकार से अवेयरनेस मतलब जागरूकता, मतलब एक जागरूकता, एक अवेयरनेस पैदा हुई। मतलब क्या है कि उनके ये भाव उत्पन्न होने लगा कि यदि हम सामूहिक प्रयास करें तो हम इस प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात इस आंदोलन से क्या हुई कि उन महिलाओं के अंदर एक इतनी अवेयरनेस, एक जागरूकता आई कि सामूहिक यदि प्रयास किए जाएं तो हम एक बहुत बड़ी लड़ाई जो है उसको भी अपनी समस्याओं के खिलाफ लड़ सकते हैं और हमें उसमें कामयाबी मिलेगी। तीसरा इसका क्या हुआ कि देखो इस आंदोलन से एक पूरे देश के अंदर जो महिला मूवमेंट जो है, एक प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो नारीवादी जो आंदोलन है उसको भी बल मिला, क्योंकि महिला चाहे वो आंध्र प्रदेश की है, केरला की है या वो हरियाणा या पंजाब की है, उसकी समस्याएं कॉमन होती है, घरेलू हिंसा है। तो उससे क्या हुआ, जो अपने भारत के अंदर जो महिला आंदोलन है इसको और ज्यादा बल मिला, ताकत मिली, क्योंकि वो अन्य स्टेटों की जो महिलाएं थी वो उनके लिए एक प्रकार से प्रेरणा स्रोत बना, वो प्रेरणादायी बना उनके लिए। और वो फिर ये सरकार के ऊपर कभी संसद का घेराव करके, कभी मीटिंग्स बुला करके, धरना प्रदर्शन करके, अब वो और ज्यादा अपने लिए उन अधिकारों की डिमांड करने लगी और वो उन्होंने ऐसा महसूस करने लगी कि भी हमारी हितों की सुरक्षा, हमारे हितों की जो सुरक्षा है उस सुरक्षा को यदि बढ़ावा मिले तो वो सुरक्षा तभी बढ़ सकती है जब कानूनों का निर्माण किया जाए। तो आपने देखा 2005 के अंदर जो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो महिलाओं के संपत्ति का जो अधिकार है उसमें संशोधन करके और ये अधिकार मिला कि भाई पति और पिता दोनों घरों में, दोनों जगहों के ऊपर एक महिला जो है वो प्रॉपर्टी की हकदार है, संपत्ति की मालिक है वो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि और ज्यादा इसको एक प्रकार से मोटिवेशंस मिला महिलाओं को और वो अपने अधिकारों के प्रति धीरे धीरे जागरूक होने लगी। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो लास्ट जो मूवमेंट है वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन। देखो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है इसका नेतृत्व किया था मेधा पाटेकर ने। मेधा पाटेकर ये एक सोशल एक्टिविस्ट है, सामाजिक कार्यकर्ता है मेधा पाटेकर, और इसने एक बहुत बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। देखो नर्मदा अपने मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और ये जाकर के गिरती है आपके अरब सागर में। विंध्याचल और अरावली पर्वत श्रृंखला जो है उसके बीचों बीच बहती है। यहाँ पर देखो गुजरात के अंदर एक इसके ऊपर प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ था और वो प्रोजेक्ट ये था कि भी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यानी कि यहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, हम एक बहुत बड़े डैम का निर्माण करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और यहाँ के इन स्टेटों में उसको इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सप्लाई की जाएगी। साथ ही साथ राजस्थान का जो सूखा इलाका है यहाँ से नहरें निकाल करके और वहाँ वाटर की जो है वो सप्लाई की जाएगी। तो इसका 4 स्टेटों को बेनिफिट होना था और गुजरात की सीमा के अंदर
इसके एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाना था नर्मदा सरदार सरोवर डैम, और ये बनना था नर्मदा नदी के ऊपर। तो यहाँ जो देखो जो डैम बनाया जाता है उसके लिए एक बहुत बड़े भूभाग की आवश्यकता होती है। ऐसे नहीं कि भी उसका 2, 4, 5, 7 किला जमीन उसकी आवश्यकता होती है, हमें उसके लिए एक बहुत बड़ा भूभाग चाहिए। अब यदि एक बहुत बड़ा भूभाग चाहिए तो स्वाभाविक है कि हमने जो नेचुरल जो प्रवाह है जल का उसको रोकना है, उस पर डैम बनाना है, तो स्थानीय आसपास हमें पेड़ पौधों की कटाई करनी पड़ेगी। अब जो पर्यावरणविद हैं वो पर्यावरणविद जो हैं वो भी मेधा पाटेकर के साथ आ गई कि भी पेड़ों की अंधाधुंध जो कटाई है इससे अपने एनवायरनमेंट के अंदर एक अनबैलेंस जो है सिस्टम वो क्रिएट हो जाएगा। इसी प्रकार भाई इतना बड़ा प्रोजेक्ट है लेकर के हम चल रहे हैं, तो उस नर्मदा नदी के आसपास यानी कम से कम 245 गांव इससे प्रभावित होने थे। इस सरदार प्रोजेक्ट से 245 गांव प्रभावित होने थे। अब वो 245 गांव को वहां से विस्थापित होना पड़ता। अब वो विस्थापित होना पड़ता वहां से, तो उनके जो नेचुरल राइट्स हैं उनका हनन होता, क्योंकि ये 245 गांव इसी नदियों पर छोटे छोटे तटबंध बना करके नहरों के माध्यम से वो अपने खेतों में सिंचाई करते थे, फसल का उत्पादन करते थे, उनकी आजीविका का साधन था। पेड़ पौधे थे तो यहाँ से वो अपने कुछ औषधीय पौधे वगैरह हैं उनको लेकर के वो स्थानीय बाजार में बेचते थे। शिकार करना, महुआ के बीज कलेक्ट करना, या अपना हम ये कह सकते हैं कि जो फार्मिंग है वहाँ मुख्य व्यवसाय खेती करना, तो इनसे क्या हुआ, इन लोगों की आजीविका का जो साधन था वो छिनने लग गया। और फिर जो मानवाधिकारों के जो कार्यकर्ता हैं, वो मानवाधिकारों के कार्यकर्ता भी इसके समर्थन में आ गए। उस समय 2006 में अपने देश के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, और ये भी 51 दिन भूख हड़ताल पर बैठे थे कि भाई इस प्रोजेक्ट को यदि लागू कर दिया जाएगा तो इन चारों स्टेटों को बेनिफिट होगा। लेकिन उस समय क्या हुआ कि इसकी 110 मीटर जो ऊंचाई थी उस ऊंचाई को 122 मीटर बढ़ा दिया गया। उस विरोध में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 2006 में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई इन विस्थापितों का, ये जो विस्थापित लोग हैं उन विस्थापितों का सरकार जो है उनकी रोजगार के या उनको विस्थापितों को बसाए या उनको रोजगार मुहैया कराए या उनको नौकरी देना जो भी है, तो इन परिवारों का जो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो आजीविका के साधन पैदा करना वो सरकार का कार्य है। तो इस प्रकार उसने मतलब क्या है 2006 में ये प्रोजेक्ट जो है फिर से स्टार्ट हुआ और अभी 2015 में बन करके पूरा ये तैयार हुआ है। तो इस प्रकार हमने देखा कि भाई जो मूवमेंट जो स्टार्ट किए जाते हैं किसी भी समुदाय या जो वर्ग हैं उनके द्वारा, तो उनका अपने देश की जो नीतियां और कार्यक्रम हैं या कानून वगैरह हैं उनके ऊपर उसका खासा प्रभाव पड़ता है। यानी कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि आज हमें जो कुछ मिला हुआ है वो किसी न किसी आंदोलन का परिणाम है। तो आप ये था हमारा चैप्टर जो आपका पॉपुलर मूवमेंट है। इसके बाद हम जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है क्षेत्रीय आकांक्षाएं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।